गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम पे जीन मैपिंग या क्रोमोसोम मैपिंग स्टार्ट किया था। हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम मैपिंग दो प्रकार की हो सकती है मुख्य रूप से। पहली थी जेनेटिक मैपिंग और दूसरी थी फिजिकल मैपिंग। दोनों में क्या अंतर होता है और क्या समानता होती है और दोनों की क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये हम लास्ट टाइम पे पढ़ चुके हैं। आज हम जेनेटिक मैपिंग का जो उदाहरण था लिंकेज मैपिंग, उसे हम पढ़ेंगे। लिंकेज मैपिंग को पढ़ने के लिए पहले हम समझेंगे कि लिंकेज या सहलग्नता क्या होता है। आपने मैंडल के नियम पढ़े होंगे तो उसमें आपने लिंकेज भी ज़रूर पढ़ा होगा। सामान्यतः क्या होता है कि जब गैमेट्स बनते हैं तो वहाँ पे जो समजात गुणसूत्र या होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं और वे इंडिपेंडेंटली सेपरेट, मतलब इसमें जो जीन्स होते हैं वे भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। एक जीन का सेपरेशन दूसरे जीन को प्रभावित नहीं करता सामान्यतया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था एक बार कि यदि हम बोल रहे हैं कि लंबाई का जीन का जो एलिल है वो कैपिटल टी है और साथ में जो सीड का शेप है उसका कैपिटल आर है राउंड शेप के लिए, तो अगर किसी जीन पे कैपिटल टी और कैपिटल आर साथ में अपव्यूहित होंगे, यह हम नहीं कह सकते क्योंकि दोनों का अपव्यूहन जो है स्वतंत्र होता है। लेकिन इस ही स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है, इसका ही अपवाद या एक्सेप्शन क्या होता है, लिंकेज। कई बार दो जीन इतने पास में व्यवस्थित रहते हैं, उनके जो लोकाई होता है या उनका लोकस होता है क्रोमोसोम पे, वो इतना नज़दीक होता है कि वे एक साथ किसी गैमेट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मतलब वो जो दो जीन हैं, जीन के दो एलिल है, वो हमेशा साथ में ही रहते हैं। तो ये हो गया लिंकेज। अब लिंकेज को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? लिंकेज को हम ज्ञात कर सकते हैं रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं मैं आपको आगे उदाहरण के रूप में बताऊंगी। तो आपने दो टर्म पढ़े हैं मेनली। एक है लिंकेज, लिंकेज के साथ आपने पढ़ा है रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मतलब पुनर्योजित जितने भी मिल रहे हैं ऑर्गेनिज्म, उनकी क्या आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी क्या है। तो बेसिकली अगर लिंकेज होगा तो रिकम्बिनेशन कम होगा क्योंकि लिंकेज में तो वो ऐसा आ जाएंगे, लेकिन यदि लिंकेज नहीं होगा तो रिकम्बिनेशन अधिक होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब लिंकेज हमने शॉर्ट में समझा। अब लिंकेज को प्रयोग में लेके किस प्रकार से हम एक जेनेटिक मैप तैयार कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो लिंकेज को अगर हमको बताना होता है तो लिंकेज को बताया जाता है मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन के रूप में। ये आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको बता दूंगी अभी कि मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन क्या होता है। सेंटीमॉर्गन नाम रखा गया है, मॉर्गन जो साइंटिस्ट है इसके नाम पर सेंटीमॉर्गन इसकी यूनिट दी गई है। और मैप यूनिट एक सेंटीमॉर्गन इक्वल टू 1% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ओके, वापस हम रिपीट करते हैं, 1 सेंटीमॉर्गन इक्वल्स टू 1 मैप यूनिट इक्वल्स टू 1% रिकम्बिनेशन बिटवीन द कंसर्न जीन। तो मतलब जितना ज़्यादा रिकम्बिनेशन होगा उतना ज़्यादा उसमें क्या पाया जाता है, उनके बीच में दूरी पाई जाएगी, और जितना कम रिकम्बिनेशन होगा उतनी ही कम उन दोनों के बीच में दूरी पाई जाएगी। रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हाईएस्ट 50% हो सकती है, इससे अधिक दो जीनों के मध्य रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी नहीं पाई जाती सामान्यतः। तो यहाँ पर इफ़ लिंकेज इज प्रेजेंट लेस डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, अगर लिंकेज है तो मैंने बताया था कि दो जीन बिल्कुल पास पास में व्यवस्थित हैं, लेस क्रॉसिंग ओवर। अगर लिंकेज है तो उन दोनों जीनों के मध्य क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता। मैं बताऊंगी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतने पास में है कि उनके एलिल्स आपस में क्रॉसिंग ओवर द्वारा एक्सचेंज नहीं हो सकते। देन लो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, तो लिंकेज है तो रिकम्बिनेशन नहीं मिलता, जीनों के बीच में की दूरी कम होती है और क्रॉसिंग ओवर भी कम होता है, क्योंकि आप जानते हैं रिकम्बिनेशन जो होता है वो क्रॉसिंग ओवर के कारण ही होता है। हम पढ़ चुके हैं रिकम्बिनेशन। अब यहाँ हम समझेंगे कि किस प्रकार से लिंकेज होती है और क्या रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है, कैसे उसको निकाला जाता है। एक सिंपल सा उदाहरण हमने लिया है, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो पेयर है ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये जो पेयर है वो दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, या फिर ये एक पेरेंट है और दूसरा पेरेंट है। ओके सॉरी, ये एक पेरेंट है और ये दूसरा पेरेंट है। एक पेरेंट की बात करें तो ये है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर आपने मेंडल के नियम पढ़े हैं तो इसको उसमें टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस का आप जानते हैं F1 जनरेशन में जो हमको प्राप्त हुआ ही है जनरेशन का जो जीन्स हैं उनको हम क्रॉस करवाते हैं किसके साथ में, रिसेसिव पेरेंट के साथ में। रिसेसिव पेरेंट मतलब स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर।
तो अगर कैपिटल टी समझे तो इसका मतलब होता है टॉल, स्मॉल टी का मतलब स्मॉल टी वाले होंगे ड्वार्फ, उसका उल्टा। और जबकि जो आर है वो होंगे रेड, और जो स्मॉल आर होंगे वो होंगे वाइट। ये हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम जानते हैं मेंडल का नियम हमने पढ़े हैं। अब अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस करवाएं कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल आर से, तो क्या प्राप्त होगा हमको? अगर हम देखेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 4 कॉम्बिनेशन प्राप्त होंगे। तो जो होंगे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल टी आर आर। अब इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे, हम केवल इतना देखेंगे कि इन सारे जो हमको 4 कॉम्बिनेशन प्राप्त हुए हैं, 4 कॉम्बिनेशन आप चेकर्स बोर्ड बना के स्वयं पता कर सकते हैं कौन कौन से प्राप्त होते हैं। तो इन 4 कॉम्बिनेशन में पेरेंट्स के समान कौन से हैं और रिकम्बिनेंट कौन से हैं? आप देख रहे हैं पेरेंट के समान एक तो पहले नंबर वाला है क्योंकि यह है कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और लास्ट नंबर वाला है जो कि है स्मॉल टी स्मॉल आर। तो ये दो तो हो गए पेरेंट के समान। और जो बीच में जो आपको नए प्राप्त हुए हैं, न्यू कॉम्बिनेशन है टॉल एंड वाइट एंड ड्वार्फ एंड रेड वाले, ये हैं नए। तो अगर हम पता करें रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करें तो हम मानेंगे रिकम्बिनेंट अपॉन टोटल। अगर हम माने कि हम भाई 4 टोटल तो 4 है और रिकम्बिनेंट कितना है 2, तो मतलब 2/4 इंटू 100। आप जानते हैं परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं हम। तो यहाँ हो गया 2/4 इंटू 100, तो आंसर कितना आ गया 50%। 50% इज़ द हाईएस्ट रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन जीन टी एंड आर इज 50 सेंटीमॉर्गन। अब आप ये बोलेंगे कि 50% से ज़्यादा क्यों नहीं मिल सकते, हो सकता है और सदा मिले। इसका मतलब ये है कि वो जीन एक हम उसमें आगे बताऊँगी मैं आपको कि अगर हमको लिंकेज की, ये तो हमने सामान्य बात की है, लिंकेज की बात करेंगे तो यहाँ पे लिंकेज में आपको ग्रुप्स होते हैं लिंक जीन के। जो जीन बिल्कुल पास पास में व्यवस्थित है उनके ही लिंकेज ग्रुप बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जीन एक कोने पे दूसरा जीन दूसरा कोने पे और हम उन दोनों के बीच की लिंकेज पता करेंगे। ऑफकोर्स जब हमको पता है कि 2 जीन इतने दूर हैं तो उनमें लिंकेज तो हो नहीं सकता, तो वहाँ कोई मैप यूनिट या कोई सेंटीमॉर्गन हम नहीं बताएंगे। अप टू 50% तक हम लिंकेज को पता कर सकते हैं। उसके बाद में जो जीन इतने दूर है तो वहाँ पे हम उसको लिंकेज बोलेंगे ही नहीं। तो आप समझ रहे हैं, ये जो बताया गया है 50%, इट इज़ द हाईएस्ट रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फॉर द लिंकेज। और यहाँ पे क्या होगा, इससे नज़दीक जब जीन आएंगे तो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इससे कम होती जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? अब ये है कि यहाँ पे हमने समझा कि रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेंटीमॉर्गन क्या होता है, मैप यूनिट का क्या होती है। देन बाय फाइंडिंग रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज फॉर मैनी जीन पेयर्स, यहाँ पे देखिए मेन ध्यान देने योग्य जीन पेयर्स। ऐसा नहीं है कि हम 2 जीन जो पास में व्यवस्थित है, हम जीनों के ऐसे ग्रुप्स बनाते हैं जिसका हमको लगता है कि इनके दोनों जीन लिंक्ड हो सकते हैं, जो बिल्कुल नज़दीक में व्यवस्थित है। तो उनके ग्रुप्स बना के हम क्या प्राप्त करते हैं, लिंकेज मैप्स बनाते हैं। कैसे? लिंकेज मैप्स के द्वारा हम क्या 2 चीज़ पता कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है ऑर्डर ऑफ जीन्स, कि वो जीन किस क्रम में व्यवस्थित है, और दूसरा है रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द जीन, उन दोनों के बीच की आपेक्षिक दूरी क्या है। 2 चीज़ हो गई, ऑर्डर और रिलेटिव डिस्टेंस। तो ये हम पता कर सकते हैं लिंकेज मैप के द्वारा। तो लिंकेज मैप के लिए मैंने आपको बताया था पहले भी कि इट इज़ नॉट एग्जैक्ट फिजिकल डिस्टेंस, हमको पता नहीं चलती बेस पेयर के फॉर्म में, हमको केवल अप्रॉक्सीमेटली जो डिस्टेंस है वो पता लगती है। सो वी कैन से दैट द पेयर ऑफ जीन्स विथ अ लार्जर रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आर लाइकली फादर अपार्ट। अगर एक जीन का पेयर जिसको हमने चूज़ किया है, पेयर मतलब 2 जीनों के बीच की रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वो जीन एक दूसरे से बहुत दूर व्यवस्थित है। लेकिन अगर 2 जीनों के बीच की रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम है, इसका मतलब वो पास में है। मैंने आपको बताया था वही है, 50% इज़ द लार्जेस्ट रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वी विल एवर डायरेक्टली मेजर बिटवीन द जीन। So if we want to figure out the map distance between genes further apart than this, we must do so by adding the recombination frequency of multiple pairs। ठीक है, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 2 जीन जो एक दूसरे से बहुत दूर है उनके बीच की हम कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करने पड़ेंगे, बहुत सारे जीन्स के पेयर बनाने पड़ेंगे। जैसे जीन ए बी सी डी है तो ए और बी का पेयर बना दिया, सी और डी का पेयर बनाया, और इन सब के बीच में हमने रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पता करी, और उसके द्वारा हमने क्या पता किया, मैप यूनिट पता चल गया हमको, और हमने उनको अरेंज कर दिया। तो ये जो पेयर्स हमने बनाए थे जिनको हम कहते हैं लिंक्ड जीन, जो या एक दूसरे के पास में व्यवस्थित जीन है, उनको हम कहते हैं लिंकेज मैप्स। ओके, तो लिंकेज मैप या लिंकेज ग्रुप इज अ सेट ऑफ लिंक जीन्स एट डिफरेंट लोकाई ऑन द सेम क्रोमोसोम। आपके सिलेबस में है लिंकेज ग्रुप,
तो वो क्या होता है, एक क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले ऐसे जीन जो कि एक दूसरे के बिल्कुल पास में व्यवस्थित हैं, दे आर कॉल्ड लिंक्ड जीन, और ये इसी के सेट को हम क्या कहते हैं, लिंकेज ग्रुप। ओके अब यहाँ पे है कि कंपैरिजन ऑफ रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैन ऑल्सो बी यूज टू फिगर आउट द ऑर्डर ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम। इसके मैंने बताया था आपको कि जीनों की क्या व्यवस्था है, ऑर्डर क्या है, और साथ में उनकी बीच की आपेक्षिक दूरी कैसे पता लगाते हैं। हम एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण हमने एक सिंपल सा उदाहरण लिया है कि हम सपोज करते हैं कि 3 जीन्स हमने लिए हैं, ए बी और सी। ओके, ए बी सी। अब इसके हमने जो पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं कि कौन कौन से लिंक, जो लिंकेज ग्रुप्स बोलते हैं वो बनाए हैं, वो है ए सी, ए बी और बी सी। ये हैं इनके लिंकेज ग्रुप्स। कौन कौन से, या तो ए सी, ए बी, बी सी। अब इन सब ग्रुप्स के बीच में हमने क्या पता करी, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पता करी। ओके, जिसे हमने वही आप समझ लीजिए कि टी और आर जो है कि ये अलग अलग लक्षण के, अलग अलग ट्रेट्स के जीन हैं। वैसे ही ए और बी और सी, हमको ये नहीं पता है कि ए बी और सी में से ए के बाद में बी आता है, या बी से पहले ए होता है, या फिर बी के बाद में ए आता है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया कि हम करेंगे लिंकेज का पता और रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का पता, और हम इसका ऑर्डर और साथ में इनके बीच की आपेक्षिक दूरी ज्ञात करेंगे। कैसे, जैसे हमने लास्ट टाइम पे रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्ञात की थी, तो वैसे ही उसी फॉर्मूला से हमने रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्ञात की। तो हमें पता लगा कि ए और बी के बीच की रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है 13.2%। ओके, बी और सी जो एक लिंकेज ग्रुप है, इसके बीच की रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है 6.4%, और ए और सी के बीच की रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है 18.5%। अब हमने ऐसा देखा कि हाईएस्ट रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इन तीनों में से कौन से में मिल रही है, हमको ए और सी में मिल रही है। तो मैंने आपको बताया था जितनी अधिक रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उतने ही वो जीन एक दूसरे से दूर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ए लिख दिया और सी लिख दिया। ए और सी के बीच की दूरी हुई 18.5%। इसके बाद में क्योंकि ए और बी की बीच की दूरी उससे कम है, तो हमने यहाँ डाल दिया बी, इसको रखा कि ए से थोड़ा सा बी दूर है, जबकि सी के बी बिल्कुल पास में, क्योंकि सी और बी के बीच की रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 6.4% मिनिमम है। तो यहाँ पे इस आधार पे हमको देखिए, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मतलब 1% का मतलब 1 सेंटीमॉर्गन। तो हमको इनके बीच की आपेक्षिक दूरी पता चल गई कि ए बी से कितना दूर है, 13.2 मैप यूनिट दूर है। ए सी से कितना दूर है, तो हम बोलेंगे 18.5 मैप यूनिट दूर है। बी सी से कितना दूर है, 6.4 मैप यूनिट दूर है। तो ये हो गई दूरी। दूरी कौन सी, आपेक्षिक दूरी। और साथ में हमने क्या पता किया कि इसका ऑर्डर, कि ये किस क्रम में व्यवस्थित है। तो पहले ए है क्रोमोसोम पे, फिर बी है और फिर सी है। सिंपल है। तो ये हमने क्या तैयार किया, जेनेटिक मैप। यहाँ पे कहीं पे भी बेस पेयर का नाम हमने नहीं लिया है। तो आज इस प्रकार से हमने एक सिंपल से उदाहरण के द्वारा क्या समझा है कि लिंकेज ग्रुप्स क्या होते हैं, लिंकेज क्या होती है, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और मेनली इम्पॉर्टेंटली एक जेनेटिक मैप जो कि होता है एक लिंकेज मैप, उसका हमने उदाहरण समझा है। नेक्स्ट टर्न पे हम एक फिजिकल मैप का उदाहरण समझेंगे जो कि है रेस्ट्रिक्शन मैपिंग। उसको भी हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। धन्यवाद।